ऐसा प्रूफ लिखने जा रहे हैं जो हम आज तक जितना भी दिन से पढ़ा रहे हैं, ये तीन में से एक भी प्रूफ एग्जाम में ना आए, ऐसा हम आज तक कोई पेपर देखे ही नहीं है। उसमें तीन प्रूफ मिलेगा मेरे को। क्या है वो तीन प्रूफ, सारा समझाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे पहले से कुछ नहीं आता है। जो जो चीज़ का ज़रूरत है सब कुछ बताएंगे। भाई जो लोग वीडियो देख रहा है उन लोग एकदम पेशेंस के साथ देखो। R=2F, ये मिरर का प्रूफ है। प्रिज्म में एक प्रूफ है, अगर तुमको प्रूफ आता होगा तो भी बढ़िया, नहीं आता होगा और बढ़िया। अगर ये चीज थोड़ा देखा भी कभी होगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रिज्म का प्रूफ है। और एक होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, भाई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कुछ और नहीं बल्कि बस इसी चीज को बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एकदम यही चीज ही को बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर हम यहाँ पे एक लेजर लाइट लें और इसमें मारे तो पहले ये इसके भीतर जाएगा और फिर जब उससे वो निकलेगा तो जब भीतर जा रहा होगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट। जब वीडियो देख रहा है भाई एकदम पेशेंस के साथ सुनते रहो, 1 घंटा में 3 प्रूफ हो जाएगा। जब इस पे जा रहा होगा वो, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अंदर में जब वो ट्रेवल करेगा तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और जब वो बाहर निकल रहा होगा उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो जो आपका इंसिडेंट रे है और जो इससे बाहर निकल रहा होगा इमर्जेंट रे है, उन लोग दोनों आपस में पैरेलल होता है। उन लोग दोनों तीन। ये वाला हो गया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एकदम इसी चीज को, ऐसा नहीं, इसी को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोलते हैं। मेरे पास लेजर लाइट अगर रहता तो हम तेरे को करके भी एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं। ये वाला है प्रिज्म का प्रूफ और ये वाला मिरर का प्रूफ। ये तीनों में से तीनों हर साल एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आता है। इस साल कौन सा आया है वो हम तुमको सिखाने का बाद बता देंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आज जो 3 प्रूफ लिखेंगे इसमें से 2 ठो एग्जाम में आ जाता है 3-3 मार्क्स का। नहीं समझ में आया मेरा बात? एक तो आएगा ही आएगा, गारंटी आएगा, सबका एग्जाम में आएगा। अभी जो हो रहा है फाइनल में सबका ही आएगा, एक जो आएगा ही आएगा जो एग्जाम में हो रहा है। क्लियर है? अगर तेरा बहुत अच्छा गुड लग रहा तो आज का क्लास में तेरा लाइट चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। पूरा बात क्लियर हुआ क्या? तो अब हमको 3-4 चीज का जरूरत पड़ेगा, वो 3-4 चीज हम पहले बता दे रहे हैं। जैसे एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अगर मेरा पास एक स्फेयर है, स्फेयर को बोलते हैं फुटबॉल, और वो अंदर से हॉलो है, मतलब अंदर से खाली है। 2 तरह का बॉल होता है, एक होता है हॉलो, हॉलो मतलब अंदर में फुटबॉल का मटेरियल नहीं है। एक होता है सॉलिड, पिंग पॉन्ग बॉल देखा है ना, उसका अंदर में रबर रहता है। ड्यूस बॉल जो होता है उसका अंदर में लकड़ी बकड़ी होता है। स्माइली बॉल है, उसका अंदर में स्पॉन्ज होता है लेकिन वो अंदर से खाली नहीं होता है, तो उसको सॉलिड बोलेंगे। और अंदर से अगर खाली है तो उसको फुटबॉल बोलेंगे। तो हॉलो स्फीयर लेगा, कांच का, ग्लास का बना हुआ, शीशा का बना हुआ, उसको लेके 2 टुकड़ा कर देगा। अब अगर वो शीशा से बना होगा तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट है तो तुम उसका बाहर के तरफ मरकरी का कोटिंग कर दो, मरकरी का कोटिंग कर दो, तो इस तरफ से बाहर से वो ओपेक हो जाएगा। लेकिन तब भी तुमको अपना फेस अंदर वाला तरफ से दिखेगा। अंदर वाला तरफ को बोलते हैं हॉलो और बाहर वाला तरफ को बोलते हैं बल्जिंग या फिर आउटर। तो ये जो मिरर बन के रेडी हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। हम तुमको कॉनकेव मिरर नहीं पढ़ा रहे हैं, सिंस लाइट बहुत दिन आगे पढ़ा है इसीलिए थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं। जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं उन लोग को भी थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि उसको पता चल जाए कि हम लोग पढ़ने वाला का है। यहाँ पे हम बेसिक नहीं पढ़ाने वाले। अंदर में मरकरी का कोटिंग कीजिएगा, बाहर का तरफ से फेस दिखिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स आया कि बाउंसर गया? तो कोई वो फुटबॉल का शेप का, फुटबॉल का शेप कैसा शेप होगा? स्फेरिकल। अंदर से हॉलो हो, 2 टुकड़ा कर दीजिए, 2 टुकड़ा करके किसी भी एक तरफ मरकरी का कोटिंग कीजिए। बाहर मरकरी का कोटिंग कीजिएगा तो अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अंदर भैया मैं मरकरी का कोटिंग कीजिए तो बाहर से आईना देखिएगा, तो कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अरे भैया चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर बनाओ चाहे आप कॉनकेव मिरर बनाओ, अगर आप मिरर बनाइएगा तो उसके लिए कोई तो स्फीयर लीजिएगा ना जी। तो अगर स्फीयर होगा तो इतना मैथ में पढ़ चुका है, अगर स्फीयर होगा तो उसका कुछ तो सेंटर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर, मिरर को बनाने के लिए जो आपका स्फीयर का यूज हुआ है उस स्फीयर का सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको अगर हम पोल से कनेक्ट कर दें, जो मिरर है उसका मिडिल पॉइंट को पोल बोलते हैं,
इसको अगर हम कनेक्ट कर दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट होता है। पोल, ये जो आपका मिरर बना है उसका एकदम मिडिल पॉइंट को बोलते हैं पोल। पोल से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट कर दीजिएगा तो ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को, इस पॉइंट का नाम पोल, इस पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का दूरी को बोलते हैं। इसी लाइन के ऊपर चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, अगर कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स कोई भी मिरर हो, उसका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल अगर आप कोई रे भेजिएगा, भाई अगेन जो लोग वीडियो देख रहे हैं चुप हो जाओ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, जितना मेरे को जरूरत है उतना रिवाइज करवा रहे हैं पहले। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल कॉनकेव मिरर का चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल अगर कोई रे जाएगा तो भैया मिरर में टकराने के बाद, सिंस ये मिरर है, मिरर मतलब आईना, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रे ऑफ लाइट उस पार नहीं जाता, टकरा के इस पार चला जाता है। तो अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल किया है तो टकरा के जब वो रिटर्न आएगा ना, टकरा के जब वो रिटर्न आएगा ना, तो जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे हो सब का सब एक ही पॉइंट से ही टकरा के रिटर्न आएगा। यहां से गया, ये जो जहां से वो गुजर रहा है इस जगह को हम लोग बोलते हैं फोकस, और पोल से फोकस तक का जो दूरी होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होता है ना बाबू, कुछ और नहीं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच में रहता है, एग्जैक्टली मिडिल में रहता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली मिडिल में होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल का दूरी यहां से यहां तक को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस से पोल का दूरी इसको बोलते हैं फोकल। तो जो पोल है उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो पोल है उससे फोकस तक का दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ छोटा एफ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है छोटा आर है, ये वाला चीज एग्जैक्टली डबल होता है, एग्जैक्टली डबल होता है पोल का। मतलब अगर पोल का फोकस तक का दूरी अगर ये 3 का होगा तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 होगा। अगर भैया पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 यूनिट दूर होगा, 10 सेंटीमीटर दूर होगा, तो पोल से फोकस 5। तो हम बोल सकते हैं, हमको क्या बोलना चाह रहा है, आर इक्वल टू जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू होगा यहां से यहां तक वो फोकल लेंथ का, यही बात हमको प्रूव करना है। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो भैया पोल कर्व का जो मेरा कर्व मिरर है उसका मिडिल में होता है पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, इसी के ऊपर पोल से फोकस जितना दूर होता है, पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल दूर पे होता है। पोल, चल जल्दी चल, पोल से, अरे चल ना रे भाई, पोल से फोकस तक का दूरी जो होगा वो जितना भी होगा पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर तक का जो दूरी होगा उसका डबल होगा। ये वाला बात बोलना नहीं है, ये बात प्रूफ करो, 3 नंबर लो, आगे बढ़ो। ये बात हमको प्रूफ करना है। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अब इसके लिए 2-3 तो मैथ्स लगेगा। मैथ्स 1 एकदम इजी प्रूफ है, एकदम इजी, जिसको बोलता है किसी भी ट्रायंगल का जो जो जरूरत लगेगा सब पहले बता दे रहे हैं। किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई 2 साइड आपस में इक्वल होता है, 2 इक्वल है और एक अलग है, 2 इक्वल है और एक अलग है, इस तरह का ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस एंगल होता है वो आपस में सेम होता है। बेस एंगल किसको बोलते हैं? जहां पे दोनों इक्वल साइड एंड हो रहा है। यहां से तो दोनों इक्वल साइड स्टार्ट हो रहा है ना बाबू, यहाँ पे जाके दोनों इक्वल साइड एंड हो रहा है, यहाँ पे जाके दोनों इक्वल साइड एंड हो रहा है। तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल दोनों आपस में, भैया हम ऐसे ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे। हम बोले जैसे बनाना बनाओ, जो तुमको मन कर रहा है, बस आप बताइए कि आपका कौन 2 साइड इक्वल है। आपका ये 2 साइड इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो 2 साइड इक्वल है ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोनों का जाके, तो ये दोनों ना बाबू आपस में, बेस का मतलब नीचे नहीं होता है, नो, बेस का मतलब नीचे नहीं, जहां पे दोनों इक्वल साइड एंड होगा वहां का दोनों एंगल भी आपस में, हम ऐसे नहीं बनाएंगे भैया, हम ऐसे बनाएंगे। मतलब जैसे बनाना है बनाना भाई, जैसे बनाना है बना। अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल होगा तो यहाँ का हो रहा है दोनों का स्टार्टिंग
और यहाँ पर दोनों का एंड, ये दोनों एंगल आपस में, तो इसको बोलते हैं बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर। जब दो साइड किसी ट्रायंगल का इक्वल होता है तो उसका खाली दो साइड इक्वल नहीं होता, उसका दो साइड के साथ साथ दो एंगल भी इक्वल होता है। कौन दो एंगल इक्वल होगा? जहां पे दोनों इक्वल साइड एंड हो रहा है। जो जो चीज तुमको बता रहे हर वो चीज लगेगा, नहीं तो तुमको हम बताते का है। सेकेंड बात, अगर कोई एक लाइन है कोई एक और लाइन है, ये दोनों अगर आपस में पैरेलल है, अगर कोई एक लाइन है और कोई एक और लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, उज्जवल थोड़ा फैन ऑफ कर लेना उज्जवल, दोनों आपस में पैरेलल है, इसको कोई ऐसे करके ट्रांसवर्सल काट दे रहा है, ट्रांसवर्सल को बोलते हैं टेढ़ा लाइन, तो ट्रांसवर्सल का इधर पे और ट्रांसवर्सल का इधर पे जेड बन रहा है ना बाबू, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है, सॉरी ये दोनों एंगल आपस में, अगर तुम बोल रहे हैं तो बिल्कुल तुम सही बोल रहे हैं, ये दोनों एंगल इसलिए आपस में इक्वल होता है बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव एंगल है। कैसा एंगल है? दो पैरेलल लाइन का कोई ट्रांसवर्सल अगर उसको काट रहा है तो इसका भैया इधर और इधर दोनों का एंगल आपस में इक्वल होगा। काहे इक्वल होगा? क्योंकि दोनों दो चीज जरूरत लगेगा इसका। तीसरा लास्ट, अगर मान ले कोई एक लाइन है, सॉरी लाइन बोले, कोई एक सरफेस और वो ओपेक है, ओपेक का क्या मतलब होता है? इधर से उधर दिखाई, आपका बोर्ड ओपेक है, आपका दीवार ओपेक है, अरे आप खुद अपने आप में ओपेक है, और ये वाला चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपेरेंट। तो इसमें रिफ्रैक्शन होता है, जब रे ऑफ लाइट मारिएगा फाड़ के उस तरफ चल जाएगा। लेकिन अगर भैया ये मिरर होगा, आईना होगा, तो वो ओपेक होगा ना, उसमें लेजर लाइट मारिएगा तो टकरा के उधर नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न चलाएगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जैसे हम ऊपर में ऐसे टक 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 मारेंगे ना, इस बोलने का मतलब ये हम ओपेक बना रहे हैं, ओपेक का मतलब मरकरी का कोटिंग कर रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, जाके यहाँ टकराया, जो जाता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के रिटर्न होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जहां पे वो जाके टकराता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ, इस पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया, सब याद है, अच्छा बात है। यही तो हम बोले, जब हम भैया रिवाइज करवा रहे तो मेरे को खुद भी फील होना चाहिए कि रिवीजन चल रहा है क्लास में, ये नहीं कि सुन गुन बैठा हुआ है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे जो जाके टकराया, नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो टकरा के रिटर्न आता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये है आदमी नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ उतना ही होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम तो तेरे को पढ़ाए हैं, हम थोड़ी रिफ्लेक्शन का भैया लॉ बनाए हैं। तो का बोले, बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल, बेस एंगल किसको बोलते हैं? जहां पे दोनों इक्वल साइड एंड होगा, स्टार्ट नहीं एंड होगा। सही बात। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, कोई तकलीफ? जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। थर्ड, ऑल्टरनेट एंगल, बस इसके अलावा कोई चीज नहीं लगेगी। तीन बात में तुम्हारा ये प्रूफ हो जाएगा, जिसमें से एक भी ऐसा बात नहीं है जो तुम पहले से नहीं जानता था। देखो, एक भी ऐसा बात नहीं है जो तुम पहले से नहीं जानता था। डायग्राम तुमको दिखाने जा रहे हैं, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। पहले हम इसमें समझाएंगे डायग्राम कैसे कैसे बना है, और फिर डायग्राम बनाने के बाद हम तुमको रफ से बना के भी दिखाएंगे। प्रूफ इसी पे लिखेंगे लेकिन रफ में बना के दिखाएंगे अपने से। ये कॉनकेव मिरर है, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। एक इंसिडेंट रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल भेजे तो टकरा के रिटर्न होगा ना। कहां से रिटर्न होगा? वेरी गुड, कहां से रिटर्न होगा? तो ये जगह पे F लिखा हुआ है। F हमेशा सेंटर ऑफ फोकस को बताता है। तो गया प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, रिटर्न कैसे हुआ? कोई तकलीफ किसी को? और भैया जहां पे जाके ये ठोकर मारता है इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जो परपेंडिकुलर होगा ना वो कहां से जा रहा होगा? सी से। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब, अरे ये स्फीयर से बना है, बोल हाँ या ना। अबे तो दुनिया का कोई तो स्फीयर से बना होगा ना, ये उस स्फीयर का। तो दिमाग लगा के देख मेरा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल एक रे गया, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा तो बाध्य है उसको फोकस से जाना ही पड़ेगा। तो दिस रेड लाइन इज द इंसिडेंट रे, दिस रेड लाइन इज द, कोई तकलीफ? जहां पे जाके ठोकर मारता है इंसिडेंट रे, जगह को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए? तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो कहां से गुजर रहा है? सेंटर ऑफ। तो क्या हम बोल सकते हैं ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा, बहुत बढ़िया, एंगल ऑफ। ये है रिफ्लेक्टेड रे,
शाबाश, एंगल ऑफ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का बात? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा एंगल ऑफ, अबे हम नहीं बोले, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो एक को आई एक को आर का है बोलिएगा। उन लोग का किया, इसको भी और इसको भी दोनों को आई बोल दे। बोल आया? अरे आया। अब ये वाला लाइन कौन है मेरा भाई? बोल इंसिडेंट रे। ये वाला कौन है मेरा भाई? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। तो क्या ये वाला लाइन थोड़ा थोड़ा ट्रांसवर्सल जैसा काम नहीं कर रहा है? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। काहे होगा? ऑल्टरनेट एंगल। काहे होगा? तो ये इसके साथ काहे इक्वल है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसके साथ काहे इक्वल है? पक्का बात? ले मेरा भाई, ये वाला ट्रायंगल को देख जिसको व्हाइट से दिखा रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल को देख जिसको व्हाइट से दिखा रहे हैं। सही बात? नाम बोलिए ये ट्रायंगल का। ई जगह का क्या नाम है? एफ। ई जगह का नाम है? ई जगह का नाम है? ये आदमी इसके बराबर है, ये 10 रुपया का है। ये आदमी इसका बराबर है तो ये भी 10 रुपया का है। काहे? ऑल्टरनेट। ये आदमी 10 रुपया का तो ये भी 10 रुपया का है। काहे? लॉ ऑफ। तो हो गया ना मेरा भाई? ए एफ सी में ये एंगल जितना है ये एंगल भी। अरे भैया, किसी को आइसोसेलेस बोलने का दो तरीका है, या तो उसका दो ठो साइड को इक्वल दिखा दीजिए, या तो उसका दो ठो। तो क्या हम बोल सकते हैं? ए एफ सी। ए एफ सी इज एन। और अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लो मेरा भाई, अब इसको हम थोड़ा सा ब्लू से करने जा रहे हैं। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिमाग लगा के देख, यहां पे बेस एंगल हो रहा है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है ना। और अगर ये दोनों अगर आपस में इक्वल होगा तो क्या ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं होगा? तो हम यहां से एक चीज प्रूफ करके निकाल के रखे हैं जिसका नाम है F इज इक्वल टू ए। किसी को कोई तकलीफ अभी तक? किसी को कोई भी जरा भी तकलीफ अभी तक? कैसे किया अभी तक? क्लियर हुआ? फिर से देखो एक बार और। इसीलिए जब थ्योरी बताएंगे कोई चीज का, हो गया प्रूफ, 2 लाइन बचा हुआ, हो गया प्रूफ, खाली अब मेरा लिखाने का काम बाकी है। प्रूफ हो गया, यहीं पे खत्म। ये इसके साथ काहे बराबर है? ये इसके साथ काहे बराबर है? तो क्या ये ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है? और अगर इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल अगर आपस में बराबर होगा तो ये कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो पहचान है, या तो उसका दो साइड इक्वल हो, तो अगर ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल होगा तो क्या ये दो साइड आपस में इक्वल नहीं होगा? ये दो साइड अगर आपस में इक्वल हो तो CF लिख के छोड़ दिए। कोई तकलीफ किसी को? बस इसके बाद जो हम एक चीज लिखने जा रहे हैं ना, यही वाला चीज को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वर्ड होता है पैराक्सियल रे। इसको हम समझा सकते हैं लेकिन ये समझाने में बहुत टाइम लगेगा, जो मेरा कोई काम का नहीं है। एक लाइन, बस एक लाइन तेरे को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। याद तो नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। लिखेगा 2 बार, अपने आप ये वाला याद हो जाएगा कि फॉर अ पैराक्सियल रे, ये जो AF होता है और ये जो FP होता है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। बस यही वाला चीज है जिसका हम तुमको रीजन नहीं बता रहे हैं। नाम लिख दे रहे हैं पैराक्सियल रे, लेकिन उसको समझा नहीं रहे। ये वाला CF, ये वाला AF, ए मेरा भाई, ये वाला CF, ये वाला AF को जो हम इक्वल लिखे, इलॉजिकल लिखे कि तेरे को समझ में आया, आइसोसेलेस प्रूफ करके लिखे हैं। उसके बाद हम एक और रीजन लिखने जा रहे हैं। AF इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू FP। AF इज इक्वल टू FP। बस यही वाला चीज हम तुमको नहीं बोल रहे हैं। इसका रीजन होता है पैराक्सियल। लो हो गया प्रूफ मेरा भाई। ये आदमी यहां से यहां तक, ये आदमी यहां से यहां तक, C से लेके F तक, A से लेके F तक, ये दोनों आपस में बराबर है। काहे? आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो ठो साइड। बोल हाँ या ना? ये इसके बराबर है फॉर द रीजन पैराक्सियल। मन करेगा तो इसको समझा देंगे, टाइम लगेगा, नहीं तो बस इसको बस इसको ध्यान रख, इसको ध्यान रख। तो तू सोच के देख, ये आदमी का नाम रखे 1, ये आदमी का नाम रखे 2, ये आदमी का नाम रखे 3। तो देखो ना, एक वाला 2 से बराबर है और 2 वाला
तो हम बोल सकते हैं क्या ये इसके साथ भी बराबर है और ये इसके साथ भी बराबर है। इसका क्या मतलब, ये तीनों आपस में, ये तीनों आपस में इक्वल है ना। तो देख ले हम क्या लिख दिए, ए एफ किसके बराबर है, सी एफ, और ए एफ किसके बराबर है, पैराक्सियल रे के लिए एफ पी के बराबर है। किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है। ये इसका बराबर, ये इसका बराबर आइसोसेलेस से, ये इसका बराबर पैराक्सियल से। तो क्या हम बोल सकते हैं, दिमाग लगा के देख, सी एफ जो होगा वो एफ पी के बराबर होगा। सी एफ जो होगा वो, अरे आया कि बाउंसर गया, सी एफ जो है वो, सी एफ जो है वो, कोई तकलीफ है किसी को, एक पैसा का भी ये वाला चीज के साथ ये बराबर है और ये वाला चीज के साथ ये भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, हम बीच में खड़ा है, मेरा साथ जितना भी पैसा है मेरा पास, ऐश्वर्या का पास मेरा बराबर पैसा है, ये बच्चा जो है मुस्कान, इसका पास भी मेरा बराबर पैसा, हम बीच में खड़े हैं, हम बीच में खड़े, एक तरफ ऐश्वर्या, मेरा पास जितना पैसा है ऐश्वर्या का पास भी उतना ही पैसा, एक तरफ हम खड़े हैं, इधर पे खड़ा मुस्कान, उसका पास भी, मुस्कान के पास भी उतना ही पैसा जितना, अब हम बीच से हट जाएंगे तो ये दोनों का होगा आपस में। तो वही तो बोल रहे हैं हम, एफ ए सी एफ के बराबर है, प्रूफ किए आइसोसेलेस का यूज करके, ए एफ पी के बराबर है पैरेक्सियल, तो ये आदमी दोनों का बीच में खड़ा है ना, लाइक हम जैसे खड़े थे, तो हम भैया रघुवीर ऐश्वर्या के बराबर है, हम भाई बीच में मुस्कान का बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर हो गया। अब सी एफ का लेंथ लिखो, सी एफ क्या होगा, पूरा यहां से लेकर यहां तक, सॉरी सी एफ बोले, सीपी को लिखो, सीपी को लिखो, पूरा यहां से लेकर यहां तक, दो आदमी का टुकड़ा से बनेगा वो, कोई तकलीफ, ए भैया पी से लेकर सी तक, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। अबे गधा, इसी को तो बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी को तो सी एफ नहीं पहचानते, मत पहचानो, सी एफ नहीं पहचानते, मत पहचानो। ई कौन है, फोकल लेंथ एफ पी, और हम प्रूफ किए सी एफ और एफ पी दोनों आपस में, तो हम क्या सी एफ को हटा के यहां से एफ पी लिख सकते हैं, और ये पहले से एफ पी आर लिखें, दो बार एफ पी कौन है, फोकस से पोल तक का दूरी, फोकस से पोल तक का दूरी। समझ में आया कि ऊपर से चल गया, क्लियर हुआ कैसे किए प्रूफ, समझ में आया। ये वाला और ये वाला को आइसोसेलेस तक पूरा ज्योमेट्री, यहां वाला इसके साथ एक लाइन के लिए पैरेक्सियल रे, ये वाला जिसका नाम एफ पी है वो ए एफ के बराबर है, ये वाला जिसका नाम ए एफ है वो सी एफ के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में, तो सी एफ बराबर लो, हम क्या लिख सकते हैं, सीपी अगर पूरा बनाना है, सीपी किसका सम से बनेगा, देख सी एफ प्लस लिख दिए, सीपी कौन है, सेंटर से, इसी को तो बोलते हैं, कोई तकलीफ। सीएफ को हम नहीं पहचानते, मत पहचानो, लेकिन सीएफ किसके बराबर है, अभी तो पहले प्रूफ किया है, तो सीएफ को हटाएं, एफपी को उसका जगह पे, अब पहले से एफपी था, तो ये दोनों मिलके क्या होगा, अब फोकस से पोल तक का जो दूरी होता है, देखो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पूरा अच्छा से क्लियर हुआ, पक्का। चलो लिखो लैंग्वेज, अब हम इसको ज्योमेट्रिकली लिखेंगे, कैसे देखेगा ध्यान से, अब हम समझाएंगे नहीं, इतना स्पीड में लिखेंगे, तू लोग मेरा साथ साथ देखे जाएगा, मेरा साथ साथ बोले जाएगा। क्या लिखेंगे भैया डायग्राम में, आज तक कभी ज्योमेट्री का थ्योरम पढ़ा है भाई, कभी भी थ्योरम में बुक में देख के लिखे, क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो डायग्राम बनाते हैं वही बोल देते हैं, यह है डायग्राम, जो दिख रहा बोल दो, क्या दिख रहा है भैया, कि एम डैश एक तो कॉनकेव मिरर है, देख इधर पे खुद गिवन लिखेगा बे, हम क्या बोलेंगे, देख इधर एम और एम डैश कौन है, ये एक्स और वाई, ए ओ, अरे पैरेलल टू, जो कि इंसिडेंट रे है, कौन है ये, रिफ्लेक्टेड रे, कौन है ये, कहां से जाता है, कोई दिक्कत, नाम है इसका ओ, नाम है इसका ए, नाम है इसका सी, कौन है ये, नाम है इसका सी, नाम है इसका ए, नाम है इसका क्यू, कौन है ये, बस हो गया, लिखा गया गिवन, और क्या लिखे गिवन, हो गया गिवन, लिख अ कॉनकेव मिरर एम डैश, अ कॉनकेव मिरर एम डैश
in which xy is a principal axis, xy is a principal axis, xy is a principal axis, xy is a principal axis. लिखा. OA is an incident ray, OA is a incident ray which is parallel to the principal axis, which is parallel to the principal axis. भाई जो लोग वीडियो देख रहा उन लोग भी सुन के लिखो. OA is an incident ray parallel to principal axis, strikes on the spherical mirror, strike on the spherical mirror and reflected through, strikes on the spherical mirror and reflected through. कहां से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आ रहा है देख ले. रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस, रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस. लिख लिया. ओ देख लिया, लिख लिया. रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस. AC is the normal at the point of incidence. AC is the normal at the point of incidence. AC is the normal at the point of incidence. AC is the normal at the point of incidence. लिख लिया मेरा भाई लैंग्वेज. अरे मेरा भाई मेरा सुन के मत लिख, नहीं मत लिख, कुछ मत लिख मेरा सुन के. खुद से देख और खुद से लिख. कौन कौन है इधर? फिर से एक बार बोर्ड पे देखो. और हम लोग 2 मिनट दूर है अपना प्रूफ से. अब हम जो समझाएं उसको लिख के बस बताएंगे. एओ कौन है? इंसिडेंट रे. रिटर्न कहां से हुआ? रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू फोकस. एसी कौन है? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ. एक्स वाई कौन है? एम डैश कौन है? अरे हाँ या ना? अबे गधा, तो इसी को तो लिख देना. तो मेरा सुन के छूटी जा रहा तो क्या दिक्कत है उसमें? अब हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेगा. लेट, अपना मन से हम लेट कर ले रहे हैं. लेट कर ले रहे हैं हम अपना मन से. सी से लेके पी, सी से लेके इसको हम आर बोल दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं रेडियस ऑफ, क्योंकि इसको प्रूफ करना है ना. रेडियस ऑफ कर्वेचर. एफ पी, एफ से लेके पी तक, एफ पी, एफ से लेके पी तक इसको हम बोल रहे हैं, सॉरी सी पी. एफ पी इसको हम बोल दे रहे हैं छोटा है. अब ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फोकल लेंथ. हो गया. चलो भैया तुम्हारा प्रूफ चालू हो गया. देखो ध्यान से कैसे प्रूफ कर रहे हैं. इन ट्राइंगल, नॉट इन ट्राइंगल, अभी बाहर में. ए, चल एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम बोल. एंगल ऑफ इंसिडेंस ओ ए सी इज इक्वल टू, बोल सी ए एफ. हाँ या ना? दोनों को लिख दिया इक्वल टू, ब्रैकेट में रीजन दे देंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, जितना बात बोले उतना लिखेगा ना, एक पत्ता अपने आप भर जाएगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बोलो किसी को कोई तकलीफ? तो ये आदमी आई, ये आदमी भी, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों को आई बोल दिए. नाम चलो अल्टरनेट के हिसाब से नाम बोलो. ओ ए सी लिखो मत, देखो सब कोई. ओ ए सी, उसका अल्टरनेट कौन होगा? ओ ए सी. ए सी एफ बोल, ए सी पी बोल, जो भी बोलना है. ए सी पी. तो ये दोनों भी आपस में आई हो जाएगा ना. काहे भैया? क्योंकि ये आए हैं तो ये भी काहे भैया? अल्टर. देख ये जो प्रूफ वाला टाइप क्वेश्चन है ना, इसमें पहले ही बोले बहुत बार जब प्रूफ लिखते हैं, एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, पता है सब बात समझ में आ जाता है. लिखने जाएगा ना, लिख ही नहीं पाएगा, लिखेगा. इसका लिखने का एक ही उपचार है, जो मन में समझा है उसको इंग्लिश में लिखते चल जा, सही हो जाएगा.
जो अभी जो हम प्रूफ समझाए समझ में आया कि नहीं आया? आइसोसेलेस कैसे के समझ में आया? ऑल्टरनेट से एक बार लिखे और उसके बाद समझा ना, जो हिंदी में इंग्लिश में समझा लिख दे, जो हिंदी में समझ में आया मन में उसको इंग्लिश में लिख दे, वही सही है। जो समझ में आया बस लिख दे और सही लिखा रहा है और कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। लिख दिए। अब हम देख लिखने जा रहे हैं इन ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल का नाम ACF, इन ट्राइंगल ACF का ये और ये एंगल आपस में इक्वल है ना, तो ये एंगल का नाम बोलिए ACF इज इक्वल टू, बोलो बोलो CF एकदम सही बोला है, ACF एकदम सही बोला है, दोनों आपस में इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल ACF वेरी गुड इज एन आइसोसेलेस, पक्की बात। और अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस एंगल अगर इक्वल होगा तो दो साइड इक्वल होता है, और अगर बेस एंगल इक्वल होगा तो दो साइड इक्वल होगा, दो साइड इक्वल होगा तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर CF इज इक्वल टू ए, मेरा भाई यहां तक एवरीथिंग इज लॉजिकल। इसके बाद जस्ट हम एक लाइन लिखेंगे, वो इलॉजिकल नहीं है, बस हम उसका रीजन को पैरेक्सियल रे होता क्या समझा ले रहा है, उसका बाद भी जितना कुछ लिखेंगे ना सब लॉजिकल होगा। AF इज इक्वल टू FP ब्रैकेट में लिख देगा पैरे एक्सियल रेज, और कुछ नहीं, बस दिस इज द ओनली लाइन जिसको हम तेरे को नहीं समझाए हैं, पैरेक्सियल रे, क्योंकि नहीं समझा। इसके बाद फिर से जो बचाएंगे सब फिर समझा रहे हैं, देख कैसे। तो ये हो गया, ये किसके बराबर, इसका आइसोसेलेस, ये किसके बराबर, इसका पैरेक्सियल रे। इसका नाम रखे 1, इसका नाम रखे 2। थोड़ा सा ये अंदर घुस गया, लिखते समय ध्यान रखना। देयरफॉर CF इज इक्वल टू, फिर से बोल रहे हैं, हम यहां पे खड़े हैं बीच में, मेरा नाम रघुवीर, मेरा वैल्यू जितना उतना ही, यहाँ पे अगर ऐश्वर्या खड़ा उसका पास उतना ही वैल्यू, मेरा नाम रघुवीर जितना इसका पास वैल्यू है उतना ही यहाँ पे मुस्कान का पास भी है। हम बीच से हट जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, यही वाला चीज को देखो, दो इक्वेशन नाम रखे, एक आइसोसेलेस के लिए और एक पैरेक्सियल रे के लिए। बोल आया कि पूरा बाउंसर किया? नाउ चलो भाई पूरा लिखो, C से लेके P तक, क्या इसको दो टुकड़ा में ऐड करके लिख सकते हैं? C से लेके P तक को क्या लिखेंगे बोल, क्या लिखेंगे बोल, CF प्लस FP, बोल हाँ या ना। CP अबे गधा, सेंटर से पोल तक का दूरी को तो बोलता है, CF को नहीं जानते हैं। अरे CF FP के बराबर यही तो जानता है, तो CF को हटा के उसके जगह पे अब पहले से एक आदमी FP है, हम जानते हैं F से लेके P तक, पोल से लेके, इसी को क्या बोलते हैं, फोकल, पोल से लेके फोकस, इसी को क्या बोलते हैं। ये तुमको इतना अच्छा से अगर लिख दिया ना भाई, 4 का जो आता नहीं है ये, तो 4 नंबर इसमें एग्जाम में मिल जाएगा। समझ में आया? आता ही 3 का है, एकदम सीधा साधा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, आके सीधा एक के बाद बोलेगा फॉर अ कॉनकेव मिरर प्रूव दैट R इक्वल टू, और कुछ नहीं बोलेगा। मतलब ये जो डायग्राम हम तुमको दिए हैं नोट करने के लिए, समझाने के लिए, ये डायग्राम बनाना मेरा काम है। अब इसका प्रूफ में पहले ही देख अच्छा खासा क्वांटिटी है, लेकिन इसका लैंग्वेज नहीं डालेगा कौन क्या है तो कैसे समझ में आएगा। कई सारा प्रूफ ऐसा रहता है ज्योमेट्री का जिसमें बहुत लिखना पड़ता है ना भाई, तो का उसका गिवन नहीं लिखता है। मेरा बात समझा कि नहीं? गिवन में क्या लिखता है, अगर डायग्राम बना लिया तो गिवन वहीं पे लिखा हुआ है, जो जो बना लिख दे, अंग्रेजी में वही गिवन है। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पक्का? कोई बेईमानी नहीं? छापो जल्दी से, देखो बोर्ड पे देखो सारा लोग, ये वाला जो प्रूफ है, जो पीछे वाला प्रूफ है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा, रुक जा, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं बहुत नहीं है, थोड़ा सा है। हम ज्योमेट्री इसमें जो जो लगेगा सारा ज्योमेट्री पहले सिखाएंगे फिर ही लिखेंगे, घबरा मत। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये वाला जो प्रूफ है ना भाई, वो पीछे वाला से कम 2 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
मतलब पीछे वाला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी चांसेस इसका है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगा, डायग्राम देख के ही लग रहा है। तो जो जो चीज़ मेरे को चाहिए हम फिर से पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाना चालू करेंगे। एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं ये प्रिज्म, बस यही प्रिज्म है अगर ये ग्लास का होता। ये वाला शेप का सामान, रुक जा मतलब बुक में है, ग्रुप में ही फोटो भेजा हुआ है। ये वाला चीज़ को बोलते हैं ग्लास, शीशा। मिरर नहीं है ये, मिरर ये तब होगा जब इसमें मरकरी कोटिंग करके इसको आईना बना देंगे, इसको ग्लास बोलते हैं। शीशा का है, देख इधर ये वाला लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन शेप तो तेरे को दिख रहा है ना भाई, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ट्राइंगल है। ये जो शेप है ये शेप को बोलते हैं प्रिज्म। बस इमेजिन करो कि ये लकड़ी का जगह इसका बना ट्रांसपेरेंट है, कर लिया मन में इमेजिन। अब अगर हम इसमें कोई लेजर लाइट मारेंगे, ये ग्लास का बना है, ओपेक नहीं है, लकड़ी का नहीं है, ग्लास का बना है, एगो लेजर लाइट लेके ऐसे मारेंगे तो जो आया वो कौन होगा, इंसिडेंट रे। फिर वो अंदर में भी तो ट्रैवल करेगा, रिफ्रैक्टेड रे। अंदर में जब वो ट्रैवल करेगा तो इधर मारे, अंदर में ट्रैवल किया, फिर ई वाला सरफेस में ट्रैवल करके पहुंचा और फिर इससे बाहर निकलेगा, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे वर्ड तभी यूज होता है जब किसी एक फिगर से कोई रे ऑफ लाइट अंदर गया, अंदर में ट्रैवल किया, ट्रैवल करके फिर से निकला। तो जब इसमें हम लेजर लाइट मारेंगे, आके टकराया, इंसिडेंट, अंदर में ट्रैवल किया, रिफ्लेक्टेड कि फ्रैक्टेड, और फिर यहां से बाहर निकल गया। इमर्जेंट तभी यूज होगा। मान ले कोई एक ऐसा सरफेस है जिसका एक तरफ पानी है एक तरफ एयर, बस ये इधर गया, अब दूर गया, पास गया, जो गया, लेकिन इसके बाद वो निकलने का कोई सीन नहीं है। एक तरफ एयर, एक तरफ वाटर, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। इमर्जेंट बोल के वर्ड नहीं आएगा। इमर्जेंट तभी आएगा जब वो किसी फिगर का इनसाइड जा रहा है, इनसाइड से फिर निकल के वापस से सेम मीडियम में जाएगा। नहीं समझ में आया कुछ? तो अगर तू इमेजिन करेगा हम इसमें इंसिडेंट रे मारे, रेयरर मीडियम एयर, अंदर घुसेगा तो कौन है ये, ग्लास। रेयरर से किस में जा रहे हैं, रे ऑफ लाइट नॉर्मल का करीब जाता है इसमें। फिर जब ये इधर आके टकराएगा, टकरा के फिर वापस जाएगा ना। अब वो अंदर से जब बाहर निकल रहा होगा तो डेंजर से रेयरर में जा रहा होगा, बाहर से अंदर जा रहा है, रेयरर टू, और जब ये इससे टकरा के बाहर निकल रहा है डेंजर से, समझ पा रहा तू? और जब डेंजर से रेयरर में अपन जाते हैं तो हम नॉर्मल का तरफ नहीं जाते हैं, नॉर्मल से अभी जाते हैं। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो हमको उसका पूरा पाथ बनाना है कि वो अंदर कैसे गया, अंदर जाके बाहर कैसे निकला। अब भैया बोर्ड पे या तुम अपना कॉपी में, या तो बोर्ड में या तो तुम अपना कॉपी में, अगर ये ट्रांसपेरेंट होता, ओपेक होता, कुछ भी होता, प्रिज्म बोर्ड में बना देगा। अब गधा जब प्रिज्म बोर्ड पे नहीं बना पाएगा तो उसको ट्रायंगल लेके ही ना समझाएंगे हम। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म। मतलब हम प्रिज्म को समझाने के लिए उसका एक ट्रायंगुलर सरफेस ले लिए काट के। आया कि नहीं आया? क्योंकि हम इसको बोर्ड पे या कॉपी पे बना नहीं सकते हैं, तो हमें उसका ट्रायंगुलर शेप काट के निकाल लिए। ये आदमी का नाम है ए, ये आदमी का नाम है बी, ये आदमी का नाम है सी, तो ट्रायंगुलर सेक्शन का नाम हो गया ए। ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। दो पेन दो। ये वाला जो जगह है ना, ये जो एंगल बन रहा है इधर, समझ गया? ये वाला ये एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ। मेरा पास शीशा का भी प्रिज्म है, बस खोजना पड़ेगा, इसीलिए हम लकड़ी वाला लेके हाथ में दिखा रहे हैं। तो एक रे ऑफ लाइट इस पे जाके टकराया, ये रे ऑफ लाइट का क्या नाम होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखेगा, नॉर्मल जब तुम बनाते हो किसी भी सरफेस का, नॉर्मल हमेशा सरफेस का नॉर्मल जैसा ही दिखना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि जो मेरा इंसिडेंट रे है वो जाके टकराया ए बी सरफेस पे, और हम ए बी सरफेस का नॉर्मल ऐसे टान दे, क्या ये ए बी सरफेस के साथ नॉर्मल है? नॉर्मल होगा तो 90 डिग्री बनाएगा ना। याद रखेगा, कभी भी किसी का भी नॉर्मल बनाएगा, जिस सरफेस के साथ बनाएगा वो सरफेस के साथ नॉर्मल लगना भी चाहिए। हम जाके ऐसे करके नॉर्मल बना देंगे, नॉर्मल है? नहीं। अब देख जो हम बना रहे हैं, बना 90, तो जब नॉर्मल बनाएगा वो नॉर्मल जैसा लगना भी चाहिए। आया कि बाउंसर गया? अरे आया कि बाउंसर गया? तो इंसिडेंट रे और ये आदमी है नॉर्मल, बोल हाँ या ना। आप रेयरर से
भीतर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग का रे ऑफ लाइट क्या होगा? नॉर्मल। वेरी गुड, क्लोजर टू द नॉर्मल। तो क्लोजर टू द नॉर्मल के लिए वैसे भागेगा कि नीचे का तरफ जाएगा? उसका तरफ जाएगा, तो ये उसका तरफ गया। देख, दिमाग लगा के, अगर कुछ नहीं होता, यहाँ पे शीशा का दीवार नहीं होता, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड मीडियम नहीं होता, ग्लास नहीं होता, प्रिज्म नहीं होता, तो ये भाई एकदम सीधा चल जाता ना। इसको कौन रोकता है? इसका कौन पाथ चेंज करता? हम ले एक और लेजर लाइट लेंगे, ऐसे करके मार देंगे, तो उसका पाथ कौन रोकेगा? कोई रोकने वाला है? तो ये जो पाथ है ना, इसी को नॉर्मल पाथ बोलते हैं। नॉर्मल पाथ का मतलब अगर यहाँ पे कोई मिरर विरर, तो ये कैसे आता है? ऐसे आता है, ऐसे चला जाता। लेकिन सिंस यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, इसीलिए जो उसका रिफ्रैक्टेड रे है वो अपना पाथ चेंज किया है। तो ये वाला जो पाथ है नॉर्मल पाथ है। किसका? इंसिडेंट रे का। यहां से वो गया नहीं है, इसीलिए डॉटेड दिए है। वो गया कहां से? पीला लाइन के थ्रू। बोल हाँ या ना। तो ये हो गया नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ। अब ये जो पीला वाला रे है वो अंदर में ट्रेवल करेगा और ए बी सरफेस से अब किस में पहुंचेगा? एसी में। मतलब मान लो कि ये वाला जो सरफेस है, इसमें तू लेजर लाइट मारा, ये टकरा के तो फिर इधर पहुंचेगा ना भाई। तो इधर पे जब वो पहुंचेगा तो फिर से जाके इंसिडेंट रे, अरे भैया जो इधर पे रिफ्रैक्टेड रे है, इसके लिए, इस सरफेस के लिए यही आदमी किसका काम करेगा? इंसिडेंट का। अब कोई भी रैया रे हो, चाहे इंसिडेंट हो, चाहे रिफ्रैक्टेड हो, किसी भी सरफेस पे टकराएगा तो सबसे पहले उसका बनाएगा नॉर्मल। और नॉर्मल कैसा होगा? जो सरफेस के साथ नॉर्मल जैसा दिखेगा। तो भैया हम ऐसे करके बना दिए नॉर्मल। ये नॉर्मल है। किसके साथ नॉर्मल? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ नहीं, सरफेस के साथ, जिस पे टकरा रहा है उसके साथ। तो क्या हम बोल सकते हैं इसका नॉर्मल थोड़ा सा, इसका नॉर्मल थोड़ा सा ऐसे करके बनेगा। देख अब 90 लग रहा है, 90 बना दिया उसको। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? और जहां पे भी नॉर्मल होगा वहां पे जाके सरफेस टकराया, नॉर्मल बन गया। अब ये रे, चल नाम दे दे रहे, ए बी सी। ये जो बी सी रे है, ये एसी सरफेस पे टकराया, चल इसको बी, अच्छा ए और बी यूज हो गया ना, पी क्यू आर लिखते रहे, पी क्यू आर। डायग्राम देखो, क्यों डायग्राम इतना समझा रहे पता है? क्योंकि मुझे लिख के ही दे थोड़ी देगा बे, ये तो पहले खुद बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने तो आना चाहिए ना पहले। नाम रखे इसका P, नाम रखे इसका Q, नाम रखे इसका R। तो जो PQ रे है, सुन ध्यान से, जो PQ रे है आके टकराया AB पे, तो ये आदमी कौन है? इंसिडेंट। जो QR रे है वो कौन है? कौन है वो? लेकिन AC सरफेस के लिए यही QR, वेरी गुड, इंसिडेंट है। और वो कहां जा रहा है? डेंजर से अब तो नॉर्मल का तरफ जाएगा कि नॉर्मल से अभी जाएगा? चल गया बे। बोल आया कि ऊपर से गया? तो ये हो गया नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे का एंगल। इसको हम थोड़ा देर के लिए अपना मन से I2 बोल रहे हैं, और ये वाला को थोड़ा देर के लिए अपना मन से I1 बोल रहे हैं। I1 अल्टीमेटली पूरा ड्रामाबाजी में I1 कौन है बोल तो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और I2 कौन है? एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ ये आदमी कौन है? अब देखो, ये पूरा खेल जो चालू हुआ था, ये जो पूरा खेल चालू हुआ था इस रे के वजह से चालू हुआ था ना। तो भैया कोई आदमी कहीं नहीं होता, तो ये आदमी अपना ऐसे मंदबस घूमते घूमते जा रहा होता। बोल हाँ या ना। जो ग्रीन पाथ है, लेकिन सिंस उसका रास्ता में प्रिज्म मिल गया, 2 बार रिफ्रैक्शन हो गया, एक बार बाहर निकला, एक बार अंदर गया, इमरजेंट हुआ, फलान ढिमकान हुआ, जिसका वैसे उसका जो अल्टीमेट पाथ हो गया वैसा हो गया ना। जाना भाई को ऐसे था और जाना उसको, तो हम इसको अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाएं तो क्या ये वाला चीज उसका पाथ में डाइवर्सन नहीं हुआ है? इसी चीज को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, या फिर एंगल ऑफ। देख समझ में आया? जो ये वाला ब्लू पाथ बनाई कौन है, समझ में आया? अल्टीमेटली उसको गया कैसे? अल्टीमेटली वो गया कैसे? अल्टीमेटली मेरा भाई वो गया है, अल्टीमेटली वो भाई गया है ये ब्लू पाथ से। और उसको इनिशियली जाना कैसे था? ये ग्रीन पाथ से जाना था उसको, ये रास्ता से जा रहा है वो, ये रास्ता से। तो ये वाला जो चीज है यही तो उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। मेरे को ऐसे जाना था सीधा, सामने एक आदमी खड़ा मिल गया, हम अपना रास्ता ऐसे कर लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला जो एंगल बना इसी को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ डेविएशन। जाना कैसे था उसको? ऐसे
जा वो कैसे रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है ये आया, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ। तो हम नहीं बोलते हैं, ये वाला चीज को डेल्टा से लोग डिनोट करता है, डेविएशन को डी से। बोलता है आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, आपका जो एंगल ऑफ इमरजेंस था, और आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस से एंगल ऑफ प्रिज्म को, तो आपको ये वाला जो एंगल है ना, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, हमको ये प्रूफ करो। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया? तो पहले तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम के बाद इसमें प्रूफ लिखाएगा भैया दुनिया का, ज्योमेट्री लगेगा। ये वाला चीज जब सब सीख जाएगा तो फिर तेरे को I1 दे देगा, I2 दे देगा। I1 का नाम एंगल ऑफ, I2 का नाम एंगल ऑफ, ये तीनों चीज दे देगा, जोड़ घटाव करके इसका डी निकाल देगा। इसी का वैल्यू वही है जो आएगा वो 1 मार्क्स का आएगा, इसका जो प्रूफ आएगा वो 3 मार्क्स का है। अभी क्लियर हुआ? याद रखेगा प्रिज्म से जब कोई भी रे निकल रहा होता है वो हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ जाता है, वो कभी भी ऊपर नहीं भागेगा। कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिज्म से नीचे की तरफ, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिज्म से निकल के बाहर आ रहा होगा, मतलब वो इमरजेंस हो रहा होगा, दोबारा से फिर से एयर में आ रहा होगा, कभी भी वो प्रिज्म का बेस से ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा प्रिज्म का बेस का। काहे ऐसा होगा? जाके मारा ऐसे अंदर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर जब बाहर निकलेगा तो अवे जाते समय नीचे ही जाएगा हमेशा। तो प्रिज्म से जब कोई इंसिडेंट रे निकल रहा होता है एज इमरजेंट बन के, वो हमेशा प्रिज्म का बेस के तरफ झुक जाएगा। ऑब्जेक्टिव तरह 1 मार्क्स का हो गया, और कभी भी अवे नहीं जाएगा। तुम खुद डायग्राम बना के देख लेना। फिर से देखो डायग्राम कैसे बनाएं, अब हम लोग वो वाला डायग्राम को लेंगे। ले मेरा भाई, ये है मेरा प्रिज्म, कोई तकलीफ? हाँ या ना? जाके टकराया, कौन है ये? जहां भैया जाके टकराएगा ये, वहीं पे कौन बनेगा? नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा किसके साथ बनता है? सरफेस के साथ। तेरा जो नॉर्मल है मेरा भाई, वो सरफेस के साथ नॉर्मल जैसा दिखना चाहिए। तुम ऐसे नॉर्मल बना देगा तो प्रूफ करते रहना, अगला जन्म में होगा। नॉर्मल जो है वो नॉर्मल जैसा लगना चाहिए। देख नॉर्मल जैसा लग रहा है ना, और अगर थोड़ा सा उठा दे तो और अच्छा होगा। लो तुम्हारा नॉर्मल देखो, नॉर्मल जैसा लग रहा है। अब भैया ये आदमी है नॉर्मल, और आपका इंसिडेंट रे रेयर से ग्लास के अंदर जा रहा है डेंजर में, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स के लिए तो उसको इधर जाना पड़ेगा ना भाई। अवे ऐसे करेगा, अवे थोड़ी जाएगा, टुवर्ड्स जाएगा। बोल आया, जहां आके वो टकराएगा वहीं पे बनेगा। और नॉर्मल सरफेस का नॉर्मल जैसा लगना चाहिए। देख लो तुम अपना नॉर्मल को, ध्यान से देख लो, तुम्हारा नॉर्मल जैसा ही लग रहा है। आया? अब ये है, अब ये जो आदमी है इसका नाम रखे हम P, इधर रखे Q, इधर रखे R। बोल हाँ या ना? तो जो QR है, अब वो प्रिज्म के अंदर के लिए रिफ्रैक्टेड रे का काम कर रहा है, लेकिन जब वो निकलना चाह रहा है बाहर, तो यही आदमी ऐसी सरफेस के लिए, अब ये बाहर निकलेगा तो डेंजर से रेयर में जाएगा ना, तो अवे द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आदमी जहां ऐसे रहा था, ऐसे निकल के बाहर जाएगा तो टुवर्ड्स ना हो गया, अवे जाने के लिए उसको दिखाया। तो जब भी प्रिज्म से कोई रे निकलेगा तो उसको बेस पसंद है भाई, वो बेस के तरफ जाएगा ही जाएगा। बोल हाँ या ना? कोई तकलीफ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो ये भैया कैसे जा रहा होता? ऐसे पीला पात पिंक पात के साथ। ये भैया सामने में इसको रोड़ा मिल गया, और रोड़ा का क्या नाम है? और रास्ता में रुकावट का क्या नाम है? प्रिज्म। जिससे भैया उसका रिफ्रैक्शन हुआ, इमरजेंट हुआ, बहुत ड्रामाबाजी हो गया, जिसके वजह से उसका पाथ अल्टीमेटली ऐसा हो गया। जाना उसको अल्टीमेटली ऐसे था, जा बेचारा ऐसे रहा है, उसका पाथ में डाइवर्सन हो गया। यही वाला को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अल्टीमेटली को बोलेंगे एंगल ऑफ, ये आदमी को बोलेंगे, ये आदमी का नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बोलता है डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो I1 प्लस I2 इसके साथ। बोलो अभी पूरा क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। देख वही डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। अभी भी हम तेरे को ये नहीं बताएं, अब भैया हम तेरे को भी डायग्राम बनाने सिखाए हैं। काहे के लिए? डायग्राम एग्जाम का थोड़ी है। एग्जाम में खाली ई वाला रसगुल्ला लिख के मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। नाम तक नहीं देगा कि I1 I2 और A कौन है, डेल्टा कौन है। सबका लिए वो वर्ड लिख देगा, ऑल द सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग। क्या मतलब है इसका?
जो सिंबल्स है उसका पूरा दुनिया में जो मीनिंग है यहाँ पे भी उसका मीनिंग यही है। यहाँ पे आई का मतलब रसगुल्ला नहीं है, यहाँ पे आई का मतलब है एंगल ऑफ, I2 का मतलब है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ए का मतलब है एंगल ऑफ, और डेल्टा का मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन। ऑल द सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग। इन लोग का इंडिविजुअली नाम लिख के नहीं मिलेगा। हो गया खत्म। तो देखो आपका जो डायग्राम बना है, अब तुम अपना डायग्राम देख लो। इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड आ गया, देख नॉर्मल। हम लोग जो नॉर्मल बना रहे थे उससे और बेटर है नॉर्मल बना है पूरा 90। अगर कॉम्पास तुम्हारे पास रहेगा या प्रोटेक्टर चांदा जिसको बोलता है, यहाँ पे रख के माप लेगा ना, एकदम 90 दिखेगा। अरे बोल हाँ या ना। ये है तेरा सरफेस, ये है तुम्हारा नॉर्मल। माप के देख लेना कॉम्पास से, एकदम 90 होगा। जाना इसको अल्टीमेटली ऐसे था, अब भैया गया है अल्टीमेटली ऐसे। तो देख ले, इसको डॉट करके आगे बढ़ाया, इसको डॉट करके इधर बढ़ाया। कौन है ये? आया कि पूरा ऊपर से चल गया? हम लोग बस बीच में थोड़ा सा नाम यूज किए हैं। अब हम इसका प्रूफ लिखने जा रहे हैं। बस हम एक बात को अवॉइड किए हैं। क्या भैया अवॉइड किए? सिर्फ एक चीज को। क्या अवॉइड किए? यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू में हम लोग आर और डी यू जो लिख रहा है इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। उन लोग जो लिखा है जरूरी थोड़ी हम लोग वही लिखेंगे, हम लोग अपना मन से लिखेंगे, अपना लिखेंगे। चलो देखो ध्यान से, दिख जा रहा है इतना अच्छा से, इतना अच्छा दिख जा रहा है ना। तो हम लोग खाली एक चीज को अवॉइड कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन में जो लोग लिखा है ना उसको अवॉइड करते हैं और कुछ नहीं। इसका जगह पे हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा Δ1 ये वाला को, बस और कुछ चेंज नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, सबको हटा दिए। Δ1 Δ2 अपना डायग्राम में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भैया प्रूफ लिखते हैं, ध्यान से देखो। अगर कोई दो लाइन कटता है ऐसे टकाटक, वेरी गुड, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, काहे? वर्टिकली ऑपोजिट, बस मोर देन एनफ। किसी भी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम, बहुत बढ़िया। किसी भी एक क्वाड्रिलैटरल का चारों एंगल का सम, बहुत बढ़िया। कोई भी एक ट्रायंगल अगर होगा उसका अंदर में 3 एंगल होता है, ये तीनों एंगल को बोलते हैं इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। उसका अगर आप किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिएगा, इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो इंटरनल नहीं, इंटरनल का दोनों अपोजिट का सम के साथ, मतलब ई वाला भैया का जो वैल्यू होगा ना वो 1 और 2 के सम के साथ इक्वल होगा। ई वाला भैया को अगर आप बढ़ा दोगे तो इसका वैल्यू, तो लो आपको क्या लगेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहां पे भी x बनता है, जहां पे भी x बनता है, x का ऊपर देखिए इधर पे, x का ऊपर x के नीचे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सही बात है। किसी भी ट्रायंगल का अंदर का तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्वाड्रिलैटरल का चारों एंगल का समेशन, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक ट्रायंगल का एक ट्रायंगल को बढ़ाएगा, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल को बढ़ाएगा, कोई दिक्कत है? तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो ट्रायंगल का भीतर का दोनों अपोजिट एंगल का सम के साथ। चल भाई, तो हम थोड़ा सा ई वाला जगह को फिर से बोल रहे हैं। ई वाला जगह को बोल दिया R1, आई वाला जगह को बोल दिया Δ1। ई वाला जगह को बोल दिया R2, आई वाला जगह को बोल दिया डेल्टा। हम प्रूफ लिखेंगे, लास्ट में लैंग्वेज लिख देंगे। इसका नाम है I1, इसका नाम है चल मेरा भाई। एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, बन गया x। तो हम क्या बोल सकते हैं? ई वाला और ई वाला आपस में बराबर होगा। लेकिन ई वाला बनने में ना मेरा भाई, ई वाला बनने में ना मेरा भाई, ई दोनों आदमी मिलके इसको बना रहा है। अरे हाँ या ना? तो क्या हम बोल सकते हैं, देख लो, 3 चीज यूज करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ट्रायंगल का सम, क्वाड्रिलैटरल। 3 चीज यूज करेंगे, प्रूफ कर देंगे। 3 चीज यूज करेंगे, प्रूफ कर देंगे। ले मेरा भाई, इसको फिर से थोड़ा देर के लिए हम ई नाम को इग्नोर किए, इसको अपना मन से हम लिखे Δ1, इसको हम लिखे डेल्टा, ये आदमी लिखा हुआ R2, ये आदमी लिखा है R1। ये सब कुछ नहीं है, इधर पे हटा दिया सबको। चलो भाई, तो मेरे को ध्यान से देखो और बोलो। अब हम लिखने जा रहे हैं प्रूफ। ये एक लाइन, ये एक लाइन, क्या दोनों मिलके x बना दिया?
x बनाएंगे तो वर्टिकली ऑपोजिट होगा, मतलब बोलना चाह रहे ई वाला और ई वाला पूरा आपस में, लेकिन इधर वाला को दोनों को बनाने के लिए तो डेल्टा 1 और r1 लगेगा ना। तो ले मेरा भाई हम लिख सकते हैं क्या, I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस काहे मेरा भाई वर्टिकली, तो लोग पूरा लिखेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। किसी को तकलीफ, तो क्या हम R1 को ई पार अगर लेके चलाएं इज इक्वल टू, कोई तकलीफ, नाम रखिए इसका 1। अब इस तरफ आ जाइए, 1 2 जोड़ लिया क्या, बन गया x, ये बन गया x, तो ये पूरा और ये आपस में काहे वर्टिकली। तो चलो भैया लिखो I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस, तो डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होगा, देख भाई यहां पे ज्योमेट्री लग रहा है, यहाँ पे डायग्राम लग रहा है, यहाँ पे लाइट का अबे तो करवा भी तो वही रहा है जो तेरा एग्जाम में श्योर आएगा। जो 1 घंटा लग गया है, अभी दूसरा वाला का प्रूफ स्टार्ट तक नहीं हुआ है, तो और इससे ज्यादा हम क्या समझाए, तेरे को समझाने के लिए जो जो चीज का जरूरत है ना भाई, पहले हम तुमको पहले बता दे रहे कि हमको का चीज लगेगा, उसका बाद हम प्रूफ लिख रहे हैं, और डायग्राम भी तुमको हम बना के दिखाएंगे डायग्राम कैसे बनता है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद तेरे को श्योर आएगा, वो भी बोल रहे 1 घंटा समझा रहे, उसके बाद भी बोल रहे तो भी तुम नहीं लिखना चाहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम भगवान थोड़ी है तुम्हारा दिमाग में डाल देंगे। समझ में आया, तेरे को समझना पड़ेगा ही। बोल कोई दिक्कत है अभी तक। तो डेल्टा 1 का वैल्यू हो गया I1 माइनस R1 और डेल्टा 2 का वैल्यू हो गया मेरा भाई, लो आओ ये वाला ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल को देखो, दिखा, ये वाला साइड को देखो, दिखा। इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका वैल्यू ई नहीं, इनका दोनों पक्का ना। नाम बोलो ट्राइंगल का क्या है, नाम बोलो ट्राइंगल का क्या है, नाम बोलो ट्राइंगल का क्या है, MPQ। इन ट्राइंगल MPQ, इन ट्राइंगल ए भाई MPQ में जो डेल्टा है एक्सटीरियर एंगल, क्या इसका वैल्यू डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के सम के बराबर है। रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। INT को इंटीरियर बोले हैं और EX को एक्सटीरियर बोले। ए मेरा भाई डेल्टा का वैल्यू डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के सम के साथ इक्वल होगा। ए भाई डेल्टा का वैल्यू डेल्टा 1 तो निकाल चुके हैं, I1 माइनस प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू I2 माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, डेल्टा इज इक्वल टू I1, अरे ये प्लस में है, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस ही में रहेगा, हाँ या ना। और R1 और R2 दोनों को इकट्ठा करके पीछे लिख दे रहे हैं। अबे भाई R1 I1 एक साथ लिखे, I2 R2 एक साथ लिखे, बस ब्रैकेट ओपन करने के बाद I वाला दोनों को एक साथ कर दिए और R वाला दोनों नेगेटिव था, दोनों को पीछे लिख दिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू देख लो I1 प्लस I2, अरे हाँ या ना, दोनों से माइनस कॉमन ले लो, दोनों से माइनस कॉमन ले लो। R1 क्या था, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा। दिमाग लगा के देखते हैं, प्रूफ अल्टीमेटली किसका करना है, डेल्टा इज इक्वल टू, आ गया। अगर थोड़ा भी भगवान दिमाग दिया है, आ चुका है, बस खाली हम प्रूफ कर दे A R1 प्लस R2 के बराबर है, इसको हटा देंगे, इसके जगह पे अरे आ गया है, प्रूफ हो चुका है, प्रूफ पूरा सब कुछ तो आ चुका है, खाली कौन नहीं आया है, कौन नहीं आया है, एंगल ऑफ क्या नाम है उसका A, और A के जगह किसको आना है, R1 प्लस R2 को, R1 इसको हटाएंगे और इसके जगह पे ये लाएंगे। अरे क्या ऐसे ही लिख दें तो हमको प्रूफ ना करना पड़ेगा कि A R1 प्लस R2 के बराबर है, अगर है तो भैया कर देंगे। बोलो पूरा अच्छे से क्लियर हुआ। तो मेरा अभी तक टारगेट अचीव हो चुका है, इतना अचीव हो चुका है, बस हमको दिखाना है कि ये आदमी इसके साथ बराबर है, बोल हाँ या ना, ये आदमी इसके साथ
और उसको रिप्लेस करेंगे। दिमाग लगा के बोल तो भाई ऐश्वर्या जल्दी से, ये प्रूफ को स्टार्ट करने से आगे क्या क्या चीज समझाए मेरे को जिसका जरूरत लगेगा। एक चीज बोले वर्टिकली ऑपोजिट, हो चुका है यूज। सम ऑफ ट्रायंगल वाला, दो चीज हो चुका है यूज। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल नहीं यूज हुआ है। सम ऑफ ऑल द फोर साइड, सम ऑफ फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल 360 नहीं यूज हुआ है, मतलब दो चीज और यूज होगा। ट्रायंगल वाला पार्ट यूज होगा, बस हो जाएगा। और वही दोनों से a बराबर हम r1 प्लस r2 प्रूफ करेंगे और r1 प्लस r2 को हटाएंगे और उसके जगह पे a को लिखो। जल्दी से, जगह नहीं है, जल्दी लिखो और बात नहीं करो। तो हम ये वाला आदमी को लिख दे इधर, ए भाई बोर्ड पे, और कोई कुछ मत लिख। तुमको चाहिए डेल्टा इक्वल टू i1 प्लस i2 माइनस i, बोल हाँ या ना। यही वाला प्रूफ है। नाम का है ए का, एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी तक आपको कहाँ मिल चुका, इतना मिल चुका, खाली कहाँ नहीं मिला। ए के जगह पे हम इसको और इसको बराबर करेंगे, इसको हटा देंगे और इसके जगह पे ए को। चार चीज लगेगा प्रूफ में। क्या लगेगा? वर्टिकली ऑपोजिट यूज, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल यूज, ट्रायंगल का सम नहीं यूज, बोल हाँ या ना। क्वाड्रिलैटरल का सम नहीं यूज, ये दो चीज यूज करेंगे, आ जाएगा आंसर। लो इसको खाली लिख के एकदम टॉप में छोड़ दे रहे हैं, इसको लिख के एकदम टॉप में छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये वाला में रिप्लेसमेंट होगा। जहां जहां इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन का नाम तू लोग भी लिखते चल जाएगा। इसको लिख के छोड़ दिए। लो इक्वेशन 3। चलो भाई प्रूफ को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, प्रूफ को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। नो वार्तालाप। ए भाई ई जगह का क्या नाम है? पी। ई जगह का क्या नाम है? एन। ये जगह का क्या नाम है? क्यू। दिमाग लगा के देख तो, ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका एक एंगल का नाम आर है, एक एंगल का नाम R2 है, और इसका नाम हमको नहीं पता तो इसका नाम ही लिख देंगे। इन ट्रायंगल छोटा वाला, इन ट्रायंगल छोटा वाला P N Q। एक आदमी का नाम R1, एक आदमी का नाम, इसका भैया कुछ ऐसा सच नेम नहीं है तो इसका जो नाम है वही लिख दो। बोलो बोलो बोलो, P N Q, ये तीनों मिलके पक्का ना। तो P N Q क्या इसका वैल्यू 180 माइनस R1 माइनस R2 होगा। हम माइनस R1 माइनस R2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको इमेजिन कर रहे हैं ना, एक शॉट में दोनों को उठा के लेफ्ट में डाल दे रहे हैं। समझा क्या? अरे ये वाला बिल्कुल सही है रे भाई, मैथ अगर समझता है तो। हम इसको समझ रहे एक साथ इकट्ठा बैठा हुआ है क्योंकि हमको इन दोनों का इकट्ठा वैल्यू चाहिए। नाम रखे इसका इक्वेशन 4। हो गया ट्रायंगल यूज। बोलेगा ई ट्रायंगल को काहे नहीं तीनों जोड़ के 180 किए? अरे मेरा भाई मेरे को जिसका रिप्लेसमेंट करना वो R1 R2 है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, तो ये वाला ट्रायंगल नहीं यूज होगा। अब हम एक क्वाड्रिलैटरल यूज कर रहे हैं। दिमाग लगा के देख, ये आदमी यहां से यहां, ये आदमी यहां से यहां, ये आदमी यहां से यहां। पिंक वाला ट्रायंगल दिख रहा है, सॉरी ट्रायंगल बोले क्वाड्रिलैटरल, बोल तो पिंक वाला क्वाड्रिलैटरल का क्या नाम है? क्वाड्रिलैटरल A P N Q। ए भाई इस क्वाड्रिलैटरल में 4 गो एंगल है, दिख रहा पिंक वाला? एक आदमी ये, एक ये ना, एक ये, और एक बुद्धि लगा के देख, ये जो बड़ा वाला यहां से लेकर यहां तक बनाई बता 90 का है। क्यों? ये कौन है बोलो तो? सरफेस। ये कौन है उसका? हम जानते हैं ना सरफेस के साथ हमेशा, तो ये कितना डिग्री का एंगल होगा? ले नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। ई कौन है बोल तो भैया? सरफेस। आई कौन है भाई? तो इधर वाला अगर यहां से यहाँ 90 होगा तो इधर वाला यहां से यहाँ भी पक्का पक्का है। बात नहीं समझने की कोशिश कर। ये वाला AC सरफेस और ये है उस सरफेस का नॉर्मल, तो अगर यहां से यहाँ 90 होगा तो इधर से यहाँ तक भी पक्का ना। तो चल मेरा भाई इसका चारों एंगल का नाम बोल दो, क्वाड्रिलैटरल का चारों एंगल का नाम बोल दो। सबसे आगे उधर वाले का बोल, PAQ। बहुत बढ़िया। प्लस बोल 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 APN।
अभी बोलने का ट्राई कर, अभी सीख जाएगा। APN, PNQ, PNQ, AQN या फिर NQ। AQ इज इक्वल टू, एकदम भैया एकदम ईमानदारी से बोल क्योंकि प्रूफ हो चुका है। अगर ये तुमको समझ में नहीं आया तो बोल। क्वाड्रिलैटरल किसको यूज किए? ए आया, ये एक एंगल, ये साइड और ये साइड को मिला के ये दूसरा एंगल, ये साइड और ये साइड को मिला के तीसरा एंगल, ये साइड और ये साइड को मिला के, इसका नाम होगा APN, इसका नाम होगा AQN, इसका नाम होगा PAQ, इसका नाम होगा भैया। इसको काहे इन्वॉल्व किए? इसको इसलिए इन्वॉल्व किए, यहीं पे मेरा ये छुपा हुआ है। ये वाला R1 R2 रिप्लेस होने वाला, तो इसलिए नीचे का ट्राइंगल यूज हुआ, और ये वाला मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको आना है, यही दोनों जिसको, तो ऑब्वियसली इसको तो लाना पड़ेगा ना। ले, क्या हम बोल सकते हैं ये चार में से PAQ को खाली A से रिप्लेस कर दे रहे हैं? एक ही बात है, तो एंगल तो हमेशा बीच में ही ना बनता है। PAQ को किससे रिप्लेस कर दिया? ओनली APN। PNQ एज इट इज जैसे है रहने दो। AQN खाली मेरे को समझ में आ रहा भाई कि तू लोग को भी आ रहा है, पक्का ना? तो हम बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल PQ इज इक्वल टू, ये दोनों आदमी उस पार 180 माइनस किए तो PNQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर 180 बचेगा, इधर से देखो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। एक ट्राइंगल, सॉरी, एक तुम्हारा ट्राइंगल का इक्वेशन से आया है PNQ का वैल्यू, एक तुम्हारा क्वाड्रिलैटरल का रिजल्ट से आया है PNQ का वैल्यू, ये भी PNQ का वैल्यू है, ये भी, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं होगा, दोनों आपस में किसके बराबर है? तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इसका नाम है 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू इधर पे लिख रहा हूं, क्या लिखा है देख ले। क्या लिखा है देख ले मेरा भाई फिर से। PNQ का वैल्यू 180 माइनस R1 प्लस R2 एंड PNQ का वैल्यू पक्का इक्वल टू का, दोनों तरफ 180 प्लस में किसी को भी किसी तरफ लाएगा माइनस होगा, क्या बचेगा? माइनस ऑफ इज इक्वल टू A इज इक्वल टू R1 प्लस, चल जाओ 3 का पास, फ्रॉम इक्वेशन 3 डेल्टा इज इक्वल टू, देखो क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? क्या क्लियर हुआ? सबसे पहले पाती एकदम डेल्टा का वैल्यू निकाल दिए। डेल्टा का वैल्यू क्या आया था? R1, ठीक है, डेल्टा का सबसे पहले वैल्यू निकाले थे यहाँ से, ये वाला D1 प्लस R1, D1 निकाले, D2 प्लस R2, D2 निकाले, और डेल्टा निकाल के रख के छोड़ दिए थे। फिर क्वाड्रिलैटरल में आए, किस में आए भाई? क्वाड्रिलैटरल में, नहीं सॉरी ट्राइंगल में। ट्राइंगल वाला पोर्शन में कौन सा ट्राइंगल को चॉइस किए बता तो? क्यों? इसी में R1 R2 है। क्वाड्रिलैटरल वाला में ढेर सारा क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे बना है, किसको चॉइस किए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल फिर से देख, R1 प्लस R2 प्लस PNQ, R1 प्लस R2 प्लस PNQ इक्वल टू 180। ये दोनों को इकट्ठा एक साथ उस पार भेज दिए तो 180 माइनस R1 प्लस, खत्म। क्वाड्रिलैटरल का नाम बोलो, बोलो जल्दी से क्वाड्रिलैटरल का नाम। APNQ में चारों आदमी को जोड़े, नाम देखो धड़ाधड़, इधर को बोलो उधर को देखो। PAQ, APN, PNQ, AQN, जिसमें से ये आदमी और ये आदमी क्योंकि नॉर्मल बन रहा है,
ये दोनों को 90 बोल के रिप्लेस किए, बोल हाँ या ना। तो बचेगा का पी ए क्यू को ओनली ए बोल दिए और पी एन क्यू जैसे था रहने दिए, ये दोनों 90-90 उधर भेज दिए। तो ए प्लस पी एन क्यू इक्वल टू 380 माइनस 180, तो बचेगा ये दोनों मिलके कितना 180। तो खाली पी एन क्यू का वैल्यू कितना होगा 180, ये भी पी एन क्यू का वैल्यू है 180 माइनस ए, ये भी पी एन क्यू का वैल्यू है 180 माइनस ऑफ दोनों के इक्वेट किए, 180 कटा माइनस माइनस कट गया। R1 प्लस R2 किसके बराबर है, और अगर R1 प्लस R2 A के बराबर है तो जो आपका इक्वेशन था हटा दिए, यही तो प्रूफ करना था। देख पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। इसको लिखने का बस एक ही तरीका, घर जाएगा एक बार बिना पढ़े लिख देगा। समझ में आया? सीखना है तो भैया अपना मेहनत करो, नहीं सीखना तो टाइम पास करने के लिए जितना भी टाइम पास कीजिएगा। हम तो भैया 11-12 का बात ही नहीं करते, सीधा बात करते कॉलेज का बात। जब बाहर में रोड में खड़ा रहिएगा, कुछ आपका पास करने को नहीं होगा, एगो भैया घर वाला को रो पी के एगो अच्छा फोन किनवाइएगा और बैठ के चौखट में किसी का गेम खेलते रहिएगा। किसी का मोहल्ला में जाइएगा 10-20 लड़का भीड़ लगा के वही कर रहा होता है। कोई हम 11-12 का बात नहीं करते कि 11 में रिजल्ट खराब हो जाएगा, 10 में जो भाड़ में जाओ। 5 साल सीधा बात का बात। अभी जितना भैया पढ़ाई में बेईमानी कीजिएगा उतना 5 साल भाई बाद दिन भर रोड में खड़ा मिलिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अपना ईमानदारी से पढ़ाई करो, प्लीज ईमानदारी से पढ़ाई करो। अपना भविष्य बदलना है, पढ़ाई करो। कुछ नहीं करना है, घर पे जाके एक बार बिना पढ़े लिख लेना, बिना पढ़े एक बार बिना काटा कुटी के लिख लिया मतलब आ गया। समझा कि नहीं समझा? अब एग्जाम के आगे एक बार ऑब्वियसली रिवाइज करना होगा, बिना रिवाइज के इसको नहीं लिख पाएगा। बोल क्लियर हुआ? वो वाला में एक ही वर्ड याद रखना था पैरेक्सियल का, बाकी सब सिंपल था, सब सिंपल था। इसमें थोड़ा सा मेहनत है। जो तुम्हारा देख ये वाला हम इसको डेल्टा 1 बोले, वो लोग अलग लिख रहा है, मेरा कहा जाता है लोग जो भी लिखे। लैंग्वेज हम इसका नेक्स्ट डे लिखा देंगे। ये वाला का सम इसके बराबर 1, ये वाला का सम इसके बराबर 2, एक रिलेशन। ये वाला का रिजल्ट इन दोनों का सम के बराबर 2 प्रॉपर्टी। ये वाला ट्राइंगल 3 प्रॉपर्टी। ये वाला चारों मिलके क्वाड्रिलैटरल। बस एकदम लिख लेगा टॉप में एग्जाम के आगे। वर्टिकली ऑपोजिट यूज होगा, ट्राइंगल का सम यूज होगा, क्वाड्रिलैटरल का सम यूज होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, एकदम लिख लेगा। ये चारों चीज यूज नहीं होगा मतलब प्रूफ नहीं हो रहा है। ये चारों चीज यूज होगा 1 by 1, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? छाप जल्दी से।